नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत लेनी चाहिए। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा के एक बहुत ही जरूरी, लेकिन बहुत कहना चाहिए कि कम इम्पोर्टेंट समझे जाने वाले पहलू के बारे में। हालांकि वो इम्पोर्टेंट बहुत है, लेकिन ज्यादातर दर्शक जो है उसकी तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं, और वो पहलू है फिल्म की कहानी। फिल्म की कहानी फिल्म की जान होती है। कहानी के बगैर कोई फिल्म बन ही नहीं सकती। लेकिन हिंदी सिनेमा में कहानी लिखने वाला जो है वो पर्दे के पीछे होते हुए वो गुमनाम में रह जाता है। पर्दे पर जो उस कहानी को अपने अभिनय से साकार करते हैं, उन अभिनेताओं को सब लोग जानते हैं, निर्देशकों को लोग जानते हैं, संगीतकारों को जानते हैं, गीतकारों को जानते हैं, गायकों को जानते हैं। लेकिन फिल्म की कहानी किसने लिखी थी, कोई सुपरहिट फिल्म जो बनी उसकी कहानी किसने लिखी थी, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और इंडस्ट्री में भी फिल्म के जो लिखने वाले हैं, फिल्मों के लिखने वाले, चाहे वो कथा लेखक हो, पटकथा लेखक हो, संवाद लेखक हो, उनको लेकर के जो माहौल है वो ऐसा नहीं है कि उनको जो है सितारों की तरह ट्रीट किया जाए, जबकि असली स्टार फिल्म के वही होते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है, और फिल्म जो कहानियां लिखते हैं उनकी अपनी क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत खास लोग मौजूद हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए रॉबिन भट्ट साहब हैं, जो कि बहुत ही तजुर्बेकार, बहुत कामयाब, बहुत ही शानदार फिल्में लिखने वाले। हमारे दर्शकों को हम बता दें कि आशिकी, सड़क, बाजीगर, आशिकी, सड़क, बाजीगर, हमें रही प्यार के दिल है कि मानता नहीं, और क्रिश जैसी फिल्में, तमाम ऐसी फिल्में, 60 से ज्यादा फिल्में लिख चुके हैं। बहुत सारी सुपरहिट फिल्में उन्होंने लिखी हैं, ओंकारा, गोलमाल 3, इनके बारे में दर्शक फिल्मों के बारे में जानते हैं, लेकिन कहानियां किसने लिखी वो उनको पता नहीं। तो रॉबिन भट्ट साहब हमारे साथ हैं। और हमारे साथ लेखन की विधा से जुड़े दो और लोग मौजूद हैं। हमारे साथ धनंजय कुमार हैं, जो कि स्क्रिप्ट राइटर तो हैं ही, फिल्म लेखकों की संस्था जो है स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, उससे भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रेक्षा जी हैं, जो कि एफटीआईआई से पटकथा लेखन की विशेषज्ञ हैं और स्वयं पटकथाएं लिखती भी हैं और पटकथा लेखन सिखाती भी हैं। हमारे साथ फिल्म पत्रकार, वरिष्ठ फिल्म पत्रकार अजय ब्रह्मात्मा मौजूद हैं, जो कि वर्षों से फिल्म समीक्षा कर रहे हैं, फिल्म पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, और आजकल अपना एक यूट्यूब चैनल सिने माहौल भी चलाते हैं, कई किताबें भी लिख चुके हैं। हमारे साथ संजीत नार्वेकर साहब हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर विश्लेषक हैं। वर्षों से, दशकों से हिंदी सिनेमा को न सिर्फ देख सुन रहे हैं, बल्कि उसके बारे में लगातार गंभीर किताबें लिख चुके हैं, लगातार लेखन करते रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री निर्माण से जुड़े रहे। शांताराम जी पर बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाई उन्होंने। जबरी मुबारक साहब हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत जाने माने विश्लेषक हैं, दशकों से हिंदी सिनेमा के बारे में लिख पढ़ रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। आप उनको अक्सर हमारे कार्यक्रमों में देखते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रॉबिन साहब, मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। जब मैं अभी अभी फिल्म के बारे में जब मैं बोल रहा था, तो मुझे अचानक अल्फ्रेड हिचकॉक का वो फेमस कोट याद आ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, यानी एक शानदार फिल्म बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है: स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट। हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें कहानी तो चाहिए, सभी को चाहिए कहानी। तो ऑफ कोर्स जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई, जब से फिल्म, तब से कहानी चल रही है। लेकिन जो कहानियां हैं वो कौन लोग लिखते हैं, क्यों, क्या उनका मतलब कहना चाहिए, उनकी क्या पर्सनैलिटी है, वो कैसे कहानी लिखते हैं, क्या उनकी मेहनत है, किस तरह से वो मशक्कत करके कहानी लिखते हैं, इसके बारे में दर्शकों को कुछ पता नहीं चलता। और फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा हमको लगता है कि लेखकों के बारे में सोचने की किसी को फुर्सत नहीं है कि अगर कहानी फिल्म की स्टार है तो फिर फिल्म का लेखक इतना उपेक्षित क्यों है। ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने लंबे तजुर्बे के आधार पर हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि कहानी लेखन की जो विधा है, यानी फिल्म की स्टोरी राइटिंग जो है, वो कितनी मुश्किल चीज है, कैसे आदमी कंसीव करता है। आपने कोई अगर ऐसी चीज आपको लगी हो कि आपने कोई इतनी सारी फिल्में लिखी हैं 60 से ऊपर, तो आप फिल्म कंसीव कैसे करते हैं, फिर वो कैसे स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले के लेवल पर जाती है, कैसे डायलॉग लिखे जाते हैं, इस सब के बारे में थोड़ा हमको बताएं। फिल्म लेखकों की दिक्कतें क्या क्या हैं, इन सब के बारे में बताएं प्लीज रॉबिन साहब। ये एक सवाल का जवाब 3 घंटे हो चल सकता है। लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं कि कहानी लेखक अपनी सूझबूझ से
अपनी समझ से, अपनी इंस्पिरेशन से या अपनी क्रिएटिविटी से लिखता है। जो लेखक लिखता है तो सबसे पहले किसी प्रोड्यूसर को या किसी डायरेक्टर को सुनाता है। डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उस कहानी को अप्रूव करता है कि वो कहानी बहुत अच्छी लगी, हम इस पर फिल्म बनाते हैं। उसके बाद में उस कहानी को उसका स्टाफ सुनता है, उस कहानी को उसके प्रोड्यूसर के पार्टनर सुनते हैं, उस कहानी को उनके फाइनेंसर सुनते हैं, उस कहानी को हर हीरो अपने सेक्रेटरी के साथ सुनता है। बाकी स्टारकास्ट, जितनी स्टारकास्ट है, अगर उनमें 15 एक्टर हैं तो 15 एक्टर बार बार वो कहानी सुनते हैं। तो एक कहानी जब राइटर लिखता है तो नहीं तो 50 लोगों के या 100 लोगों के सामने से वो कहानी गुजरती है और सारे के सारे उस कहानी को अप्रूव करते हैं, उसकी वाह करते हैं। तब जाके प्रोड्यूसर के जेब से पैसा निकलता है और राइटर को साइन किया जाता है और राइटर को कहा जाता है कि हम आपकी कहानी खरीदेंगे, हम ये कहानी बनाएंगे। इसके बाद इतने अप्रूवल के बाद, इतने समझदार लोगों ने कहानी को पास करने के बाद वो कहानी क्यों जाके फेल हो जाती? ये कभी किसी ने सोचा है? ये इसलिए फेल हो जाती है कि जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे बूंद बूंद से सब लोग फिल्म को बिगाड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो कहता है कि ये कहानी में एक काम कीजिए, ये जो आपने लोकेशन लिखी है यूपी का एक गांव, वहां नहीं जाएंगे, वहां क्या शूटिंग करेंगे, महाराष्ट्र में कर लेते हैं। फिर एक एक्टर कहता है कि मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं ये पहनूंगा। तो कॉम्प्रोमाइज शुरू होता है उस कहानी के ऊपर और बूंद बूंद से सब लोग मिलकर उस कहानी को बिगाड़ देते। मैंने एक हॉलीवुड के राइटर की बुक पढ़ी थी, उसने कहा था कि मैंने कहानी लिखी, सबने बिगाड़ दी, पिक्चर लगी, पिक्चर चली नहीं। उस कहानी को मैं 3 बार बेच चुका हूं और तीनों बार लोगों को लगा कि अलग कहानी है, क्योंकि जो ओरिजिनल कहानी थी वो उसके पास ही रह गई थी, जो रिलीज हुआ वो बिगड़ी हुई कहानियां थी। तो ये मामला होता है। लोग जैसे सब मिलके बूंद बूंद से जैसे सागर बनता है, उसी तरह बूंद बूंद से उस कहानी को बिगाड़ देते हैं। लेकिन जब कहानी हिट होती है, जब पिक्चर हिट होती है, तो हाल ये होता है कि 10 लोगों ने मिलके बैंक लूटने के बाद और 10 के 10 सोचते हैं ये लूट सारी मैं अकेला लेके भाग जाऊं। तो इसलिए उस हिट फिल्म की क्रेडिट लेके सब कोई भागना चाहता है। सबसे पहले एक्टर कहता है कि मैं भाग लेता हूं, ये तो मेरी फिल्म हिट हुई है। डायरेक्टर कहता है नहीं साहब मेरी फिल्म हिट हुई है। उसके बाद वो म्यूजिक डायरेक्टर कहता है नहीं साहब मेरे गाने की वजह से फिल्म हिट हुई है। और बेचारा राइटर रह जाता है कि कहता है भैया मेरा भी हिस्सा है इसमें, मैं भी लूट में था, मेरा भी हिस्सा दे दीजिए। उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। तो इसलिए जब राइटर एंड में रहता है तो उसके हाथ में कुछ आता ही नहीं है। क्रेडिट सारी हिट होने की दूसरे लोग भाग के ले जाते हैं। और अगर वो कहानी फ्लॉप हो गई तो गरीब की बीवी सबकी भाभी, उसी के ऊपर ब्लेम जाता है, एक्टर राइटर के ऊपर। तो ये हाल है न सिर्फ हमारे वहां, जहां जहां सिनेमा बन रहा है, जहां जहां ये उद्योग चल रहा है, हर जगह पे आप हॉलीवुड से लेके हिंदी सिनेमा तक देख लीजिए, सब जगह पे यही हाल है। सबसे ज्यादा क्रेडिट एक्टर लेके भाग जाता है, बची हुई क्रेडिट डायरेक्टर लेके भाग जाता है। राइटरों के हाथ में कुछ नहीं आता। उसका एक लॉजिक ये भी है कि भैया हम तो कैमरा के पीछे के स्टार्स हैं, तो कैमरा के पीछे जो होता है, जिसमें सिनेमाटोग्राफर है, प्रोडक्शन डिजाइनर है, जिसमें स्ट्रेसमैन है, जिसमें कारपेंटर है, जिसके अंदर एडिटर है, इन सबको अपने हिस्से में कुछ नहीं मिलता। और उस हिस्से में उसमें राइटर भी है जो पर्दे के पीछे होता है। तो पर्दे के आगे वाले सब ले जाते हैं, पर्दे के पीछे वाले के हाथ में कुछ नहीं बचता। तो ये हाल है फिल्म इंडस्ट्री का। इसमें एजुकेशन पूरी तरह पब्लिक को एजुकेट करने की जरूरत है। सलीम जावेद साहब ने अपने हिस्से की क्रेडिट अब खुद मांगी
खुद उसके लिए लड़े, तब फिल्म में सलीम जावेद कहा जाता था। सलीम जावेद साहब से पहले मैं आप सबको याद दिलाऊं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, सब लोगों को याद होगा, पंडित मुखराम शर्मा जी थे, जिनकी कहानी, जिसकी पिक्चर रिलीज होती थी तो पोस्टर पे लिखा जाता था स्टोरी बाय पंडित मुखराम शर्मा। तो कहीं गलती राइटर की भी है कि वो अपना हक मांगता नहीं है। अगर खुली को कल बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे कि पता तेरी कदा क्या है, तो राइटरों जी को अपना हक मांगना सीखना पड़ेगा। राइटरों को ना बहुत अच्छी कहना बात आपने आना कही है। नहीं आता। राइटर कभी ये नहीं कहता कि मैं ये, अगर आप मेरा नाम नहीं दोगे तो मैं पिक्चर नहीं लिखूंगा। जी जिस दिन हम राइटर ये कहना शुरू कर देंगे कि भैया मेरा टाइटल इस तरह से आएगा, मेरा टाइटल पोस्टर में लगेगा, और अगर आप ना कहेंगे तो मैं पिक्चर नहीं लिखूंगा, ये डर के बहुत अच्छी मारे बात आपने कही है। जी गरीब राइटर हर जी चीज का हाँ कर देता है। टाइम जी आ गया है कि राइटर अपना हक मांगे, राइटर कहे कि नहीं साहब हमको अपना हक चाहिए। पिछले 5 साल से राइटर एसोसिएशन में हम लोग राइटर्स अवार्ड कर रहे हैं। अगर किसी अवार्ड में राइटरों को सम्मानित नहीं किया जाता तो हमने खुद ने अपने अवार्ड शुरू किए। हम डिसाइड करेंगे इस साल की बेस्ट फिल्म कौन सी थी, कौन सा राइटर ने सबसे अच्छा काम किया, हम उसको अवार्ड देंगे। और सर आज 5 साल हो गए उस अवार्ड को। पिछला अवार्ड हुआ है ताजमहल होटल ने, और अब जाके लोगों ने नोटिस करना शुरू किया यार राइटरों की बड़े अवार्ड होते हैं यार, और ताजमहल होटल में होते हैं। दे विल स्टार्ट रिकॉग्नाइज यू इफ यू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। तो सवाल यह है कि राइटर अपने आप को पहले क्रेडिट दे, अपने आप को प्राइड महसूस करे, अपना सम्मान खुद करे, तो दुनिया सम्मान करेगी। यही कहना जी है। बहुत अच्छी बात आपने कही। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम बात कही है। धनंजय मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो अभी बात जहां रॉबिन साहब ने छोड़ा कि राइटर्स एसोसिएशन ने अवार्ड करना शुरू किया और राइटर्स एसोसिएशन ने राइटर्स की कदर करना शुरू किया, तो लोगों ने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू किया है। ये एक तो ये चीज जो कि रॉबिन भट्ट साहब ने कही कि राइटर्स खुद अपनी कदर करना शुरू करें। मुझे याद आ रहा है कि जब राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका, यानी जब वहां हॉलीवुड के जो राइटर्स हैं उन्होंने जो स्ट्राइक की कि भाई हमको भी अच्छे पैसे मिले, हमारी भी जो मतलब जो सुविधाएं हैं उनमें बढ़ोतरी हो, जिस तरह से आप हॉलीवुड के स्टाफ को ट्रीट करते हैं, तो वो जो एक स्ट्राइक थी उसका बड़ा दुनिया भर में हल्ला हुआ। और ऐसा उसका मतलब उसकी खबर इस तरह से आई कि उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हुए, फिल्म स्टार्स ने उसको सपोर्ट किया, क्रिस्टोफर नोलन जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स उस आंदोलन से जुड़े। हमारे यहाँ धनंजय ये क्यों नहीं हो पाता? जो बात रॉबिन साहब ने कही थी मैं उसी को आपके पास लेकर आ रहा हूं, क्योंकि आप भी पटकथा लेखन से भी जुड़े और संस्था से भी जुड़े, कि राइटर अपने हक के लिए आवाज उठाए। और सलीम जावेद साहब का उन्होंने जिक्र किया है, तो ये सवाल भी मैं आगे भी पूछूंगा कि सलीम जावेद ने अपने हक के लिए लड़ाई शुरू की, उन्होंने अपना नाम लिखवाना शुरू किया पोस्टर्स पर, तो लोगों को उनको मतलब वो एक देना पड़ा उनको, उनका जो क्रेडिट था। बाद में किसी राइटर ने, या बाद में किसी राइटर जोड़ी ने, कहना चाहिए जोड़ी, पता है कि बनी कि नहीं बनी आप बताएंगे, तो ऐसा क्यों है कि बाद के राइटर्स को वो चीजें उन्होंने उसको उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी या उसके लिए एम्फेसाइज नहीं किया? क्या कहेंगे आप? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को धनंजय। जोड़ी भी बनी और लड़ाई भी लड़ी, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन केवल लड़ाई लड़ने से क्या चीजें मिल जाती हैं? हॉलीवुड की आपने बात कही कि हॉलीवुड में राइटरों ने हड़ताल की और इसकी सब जगह चर्चा हुई। हम लोगों ने भी उस हड़ताल में भाग लिया था। हम लोग भी प्रतीकात्मक तौर पे गए थे उसमें कि भैया राइटरों के हक की बात करें। लेकिन अमेरिका, हिंदुस्तान का मुंह अमेरिका की तरफ है। हिंदुस्तान के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। क्या अमेरिका के लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल यहाँ है। जो समाज हमारा है वो अमेरिका की तरफ जाना चाहता है, इसलिए हमारे फिल्म मेकर भी अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से कहानियां उठा करके ले आते हैं, या दुनिया के बाकी देशों से कहानियां उठा करके ले आते हैं। बहुत कम कहानियां होती हैं जिसमें हमारे देश की कहानियां होती हैं, उसको इंडियनाइज करते हैं। स्टार जो है चूंकि वो अंग्रेजी फिल्मों से प्रभावित होते हैं, उसके प्रेजेंटेशन से प्रभावित होते हैं। प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है कहानी लिखने में, कहानी बनाने में, कहानी को पर्दे पे लाने में। जो रविंदा ने आपको बतलाया है वो बहुत बड़ी पीड़ा है कि कहानी जो है, पहले तो ये समझ में आया कि कहानी होती क्या है। क्या प्रोड्यूसर सारे ट्रेंड राइटर हैं, कहानी को समझने वाले हैं? फिर हमारे समाज में जो दर्शक हमारे हैं, क्या उनकी कहानी को समझने की ट्रेनिंग है? आपने कहा कि
लोग जो है वो स्टार को तो पहचान लेते हैं, कहानी राइटर को नहीं जानते, स्टोरी राइटर को नहीं जानते। तो क्या हम जब फिल्म देखने जाते हैं तो हम ये देखने जाते हैं कि ये कहानी क्या है इस फिल्म की? हम स्टार के नाम पे सिनेमा में जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कहानी को देखने जाते हैं, और जो कहानी को देखने जाते हैं वो राइटर को जानते हैं, उनको पता है कौन राइटर है इसका। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान में भी अगर बात करें तो साउथ इंडियन फिल्मों की बड़ी चर्चा होती है, खास करके आजकल मलयाली सिनेमा की बड़ी चर्चा होती है कि मलयाली सिनेमा में अच्छी कहानियां। अच्छी कहानियां आती कहाँ से? अच्छी कहानी आती है जमीन से। जब आप अपने लोगों की कहानी कहेंगे, अपने समाज की कहानी कहेंगे। हमारा समाज बहुत भागों में बटा हुआ, बहुत शहर अलग है, महानगर अलग है, गांव अलग है। कुछ लोग गांव को नहीं जानते हैं, कुछ लोग शहर को नहीं जानते हैं, बड़ा गड़बड़ है। तो ऐसे में क्या करता है आदमी? वो ले आता है कहानी वहां से उठा करके, जो सबको अच्छा लगता है। उसी तरह की लव स्टोरी चली आ रही है, पता नहीं कब से चली आ रही लव स्टोरी। तो मैं कहूंगा कि लड़ाई अपनी जगह है, लड़ाई राइटर एसोसिएशन तो लड़ रहा है, हम अपनी बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहानी रॉबिन दास ही चाहिए। कहानी एक अच्छी कहानी चाहिए, जो अच्छा राइटर लिखेगा, अच्छा राइटर लेकर के आते हैं, उससे तय नहीं होता है। हमारे यहाँ कहानी तय होती है कौन स्टार, पहले हम फिल्म बनाते समय पहला सोचा जाता है कि स्टार कौन होगा, फिर स्टार से बात की जाती है कि कौन सी कहानी में बनाए। फिर वो जो है स्टोरी राइटर का हो सकता है नाम सुझा दे, या कहे कि ये स्क्रिप्ट हम लेकर के आए हैं, जरा सुनिए। स्टार किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं। तो बड़ी सारी बातें, बड़ी उलझन है, बड़ी उलझी हुई चीजें हैं। इतना आसान नहीं है जिसको हम कम समय में, जैसा रविंद्र ने कहा कि हम अगर कहानी सुनाने जाए तो लंबा हो जाएगा, बड़ा आसान नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई है कि राइटर एसोसिएशन जो है राइटरों को लेकर के एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। जैसे हम लोग देखिए, अभी इस पर बात हो रही है कि कॉपीराइट एक्ट तो बन गया 2012-13 में, लेकिन कॉपीराइट बनने के बाद अभी तक स्क्रिप्ट राइटर्स के जो है सोसाइटी अभी शुरुआती फॉर्म में है। बहुत समय के बाद रजिस्ट्रेशन की बात आई है और तमाम हुआ, बहुत दिनों से लड़ाई चल रही है उसकी, लेकिन अब तक हम जो है संस्था के तौर पे काम नहीं कर रहे हैं। हमको रॉयल्टी अभी नहीं मिल रही है, कॉपीराइट पे जो मिलना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। हम राइटरों को इकट्ठा कर रहे हैं कि आइए मेंबर बनिएगा तो बात होगी। तो राइटर्स पे भी अवेयरनेस नहीं है, हमारे जो मेकर्स है उनमें भी अवेयरनेस नहीं है। उनको कोई भी स्टार चाहिए, उनको कहानी सेकेंडरी है उनके लिए। कहानी अगर प्राइमरी होती तो मैं एक घटना सुनाता हूँ, छोटी सी घटना है। हम एक फिल्म लिख रहे थे, फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, तो हमारे प्रोड्यूसर ने कहा कि धनंजय, मैं गया था हीरो के पास, और हीरो ने कहा कि जो है मैं ये फिल्म आपके साथ फिल्म में करना चाहते हैं। हीरो ने कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिल्म करना चाहते हैं तो हमारे डायरेक्टर तो धनंजय है। तो हीरो ने मना कर दिया। तो बोला कि क्यों? बोला नहीं, वो बहुत सवाल करते हैं, वो नहीं चाहिए मुझे ऐसा डायरेक्टर, वो सुनते नहीं है हमारी बात। तो हीरो को वो डायरेक्टर या वो राइटर पसंद आते हैं जो उनकी बात सुने। प्रोड्यूसर को वो राइटर समझ में आते हैं जो हीरो को कन्विंस कर ले। तो ये सारा ऐसा चक्रव्यूह बना हुआ है, और इस चक्रव्यूह को कब तोड़ा जाएगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये भी कहेंगे कि अच्छी कहानियां भी आ रही हैं, कुछ अच्छी कहानियां भी आई हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग का पैटर्न बदला है। पहले होता था कि कोई भी खड़ा हुआ और स्क्रिप्ट लिखने चला आया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कहानियां जो है, कहानीकार जो है वो एक पत्थर हटाएंगे तो एक कहानीकार निकल जाएगा। एक कहीं पे स्पॉट बॉय से लेकर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कहानीकार है, हीरोइन भी कहानीकार है, हीरो भी कहानीकार है, सब कहानीकार है। जितने लोग हैं यूनिट में सब कहानीकार है। लेकिन कहानी लिखते कैसे हैं, कहानी पटकथा में ढलती कैसे है, पटकथा में संवाद की क्या भूमिका है, स्क्रिप्ट में साइलेंस की क्या भूमिका है, स्क्रिप्ट में किरदार की क्या भूमिका है, ये तो बेहतर बता पाएंगे स्वेच्छा, क्योंकि स्वेच्छा ट्रेंड है। लेकिन जो ट्रेंड नहीं है वो भी शुरू हो जाए। कहीं से कहानी, कहां से शुरू करें कहानी? कहीं से शुरू कर दो, फाइनली फ्लैशबैक कर देंगे या ये कर। अरे लेकिन फ्लैशबैक क्यों करेंगे? फ्लैशबैक की भूमिका क्यों है? कहानी कहां से शुरू होनी चाहिए? ये सब तकनीक है। इस तकनीक को नहीं समझेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। और पटकथाएं ज्यादातर जो फिल्में फ्लॉप होती है उसकी वजह क्या है? कि वो गड़बड़ कर दी जाती है। पटकथा का जो फॉर्म है, पटकथा का जो स्वरूप है, कहानी में कहना क्या है, कहानी में स्पष्टता है या नहीं है। तो सबसे पहले तो होता है कहानी स्पष्ट हो, किरदार उसके स्पष्ट हो, फिर उसकी पटकथा इस तरह से बने कि कहानी और किरदार दोनों साथ चले और क्लाइमेक्स तक पहुंचे। क्या इतना ध्यान दिया जाता है? तो मैं कहूंगा नहीं दिया जाता है। लेकिन जी। अंजुम जी हैं हमारे, रविंदा हैं, या कई सारे लेखक हैं, नई पीढ़ी में भी स्वेच्छा हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं, वर्कशॉप्स खूब होते हैं। मैं तो कहूंगा किताब से जो है ना, आप स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं सीख सकते हो। जैसे अभी पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे और संजीत भाई बतला रहे थे कि किताबें नहीं लिखी गई। किताबें लिखने से, किताबें पढ़ करके आप स्क्रिप्ट राइटर नहीं बन सकते। वो बहुत
प्रैक्टिकल भी है, जैसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होता है कि केवल मेडिकल कॉलेज, जैसे प्राइवेट कॉलेज मेडिकल कॉलेज होते हैं, पढ़ तो लिया आपने सब, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नहीं आता। तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो होते हैं सरकारी, वहां का डॉक्टर डॉक्टर होता है। वैसे ही जब तक आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जो बड़े राइटर्स हैं उनको समझेंगे नहीं, उनको पढ़ेंगे नहीं और उनके साथ काम नहीं करेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है। जी जी। बहुत अच्छी बात आपने कही और आपने चूंकि स्वेच्छा जी का जिक्र किया था, मैं उन्हीं के पास चलता हूँ। स्वेच्छा जी, जो बात यहाँ पर धनंजय ने कही है वो एक टेक्निक की बात उन्होंने उठाई है, एक ट्रेनिंग की बात उठाई है। यानी इस फिल्म लिखने की बात, जो जो बात जहां से रॉबिन भट्ट साहब ने शुरुआत की थी कि जो क्राफ्ट है स्क्रिप्ट राइटिंग का, उसके बारे में लोगों में चेतना नहीं है। खुद लिखने वालों में शायद उस तरह की अवेयरनेस नहीं है। अब भले ही थोड़ी बहुत ट्रेनिंग शुरू हो गई है एक सिस्टमेटिक ढंग से, लेकिन फिर भी नहीं, और दर्शकों को तो बिल्कुल ही मालूम नहीं है। तो जो एक अवेयरनेस का मसला है वो अपनी जगह है, उस पर भी हम आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। दूसरी बात ये कि ये जो चीज अभी धनंजय जी ने और रॉबिन साहब ने जो बातें कही, आपसे थोड़ा ये समझना चाहेंगे कि लेखकों पर आज की तारीख में किस किस तरह के दबाव हैं, कुछ उनके बारे में भी हमें बताइए, क्योंकि आप भी लेखन की विधा से जुड़ी हुई हैं और आपने सीखा है। तो आप क्या देखती हैं कि जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, या जितनी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जितनी बात होनी चाहिए स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में, क्या उतना कुछ हो रहा है? क्योंकि एक्टिंग के बारे में तो बहुत बात होती है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे खुल गए, सब कुछ है, लेकिन क्या स्क्रिप्टिंग के बारे में उतना ही संजीदा है इंडस्ट्री भी, या जो लोग आना चाहते हैं वो भी है क्या? जी। तो देखिए, मैं कुछ कुछ बिंदुओं पे बात करती हूँ। पहले तो अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर्थ इंडिया या मतलब मैं बोलूँगी जहाँ हिंदी स्पीकिंग ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे दो इंस्टीट्यूट हैं, एक विस्लिंग वुड्स और एक एफटीआई। विस्लिंग वुड्स बहुत महंगा है और एफटीआई में एडमिशन बहुत मुश्किल है, जहाँ पे अलग से स्क्रीन राइटिंग डिपार्टमेंट है और स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा तीसरा कोलकाता में एसआरएफटीआई है, जहाँ पे पढ़ाई हो रही है। बाकी कहीं नॉर्थ या हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट जहाँ ट्रेंड लोग सिखा रहे हों वो नहीं है। हमारे कई कॉलेजेस हैं जहाँ पे डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट राइटिंग एक साथ क्लब करके लोग पढ़ाते हैं। उसमें क्या होता है, वो स्क्रिप्ट, क्योंकि एक डायरेक्टर फिल्म स्टूडेंट है और वो अपनी स्क्रिप्ट बना के उसमें डायरेक्ट करेगा कॉलेज के अंदर, तो वो जितना सीखता है बेसिक, उसको स्क्रिप्ट राइटिंग का एक मॉड्यूल मिलता है। यानी आप एक पर्चा दे के अपने आप को बोल सकता है अरे मैंने तो स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी थी। तो ये इतना कम काम नहीं है जो एक पेपर लिख के बच्चा पास कर रहा है और जो 2 साल एफटीआई में या 3 साल विस्लिंग वुड में पढ़ रहा है, तो उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में काफी डिफरेंस है। ठीक है, उस ट्रेनिंग में काफी डिफरेंस है। अभी एफटीआई हो या विस्लिंग वुड्स हो या हमारा एसडब्ल्यूए हो, ये पीरियोडिकली वर्कशॉप्स कराते हैं। तो वर्कशॉप्स में आप 3 दिन की 5 दिन की जो वर्कशॉप है उसमें आपको कुछ बेसिक्स क्लियर किए जा सकते हैं, लेकिन एक पूरा स्क्रीन प्ले आपने लिख लिया और उसके बाद उसकी बारीकियों को किसी ने पढ़ा, आपको बताया कि देखिए आप यहाँ ऐसा जो कर रहे हैं, यहाँ आपका कैरेक्टर छूट गया है, यहाँ आप बात जो कर रहे हैं आपने आपकी कहानी की थीम निकल के नहीं आ रही है, या मैंने आपकी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली, मुझे समझ ही नहीं आया कि आप इस कहानी को कह क्यों रहे हैं। ये ऐसे सवाल जो होते हैं, ये ट्रेनिंग में जब आप एक लंबा कोर्स करते हैं, ये सारी चीज बिंदुओं पे आपको सिखाया जाता है कि बिना एविडेंटली बोले आपके मन में जो थीम है, जिस चीज पे आप कहानी बना रहे हैं, वो आप किरदारों के थ्रू कैसे ऑडियंस को जिया दे, रैदर देन कि आप बुलवाएं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें वक्त देना पड़ेगा। अगर आप पटकथा लेखन के बारे में सीरियस हैं तो आपको ट्रेनिंग में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या एफटीआई और विस्लिंग वुड से निकल के आप इंडस्ट्री में बहुत झंडे गाड़ लेंगे? हाँ, लेकिन क्या वो बहुत जल्दी हो जाएगा? नहीं। पटकथा एक ऐसी चीज है जिसमें इसको एक ऐसी इंडस्ट्री का वो पार्ट मानना चाहिए जहां जेस्टेशनल पीरियड बहुत ज्यादा है। आपको अप्रेंटिसशिप फिर भी करनी पड़ेगी। जैसे एक सीए होता है, वो अपनी पूरी पढ़ाई करता है पर आर्टिकलशिप करता है ना किसी के अंडर, तब जाके उसका सीए के ठप्पे को मान्यता मिलती है। तो ऐसे ही एक स्क्रिप्ट राइटर है, उसे थोड़ा
पढ़ाई लिखाई के बाद किसी का असिस्टेंट, एसोसिएट, किसी का को राइटर बन के थोड़े टाइम काम करना पड़ेगा, ताकि जो मंझे हुए लोग हैं इस विधा के, वो कैसे बारीकियों से काम करते हैं, वो क्यों एक सीन को 6 बार लिखते हैं, वो क्यों एक सीन को 10 बार सोचते हैं, वो क्यों 4 फिल्में देख के बाद में कहते हैं कि यार इसमें ऐसा हुआ था, उसमें ऐसा हुआ था, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये जो रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, ये काम करने से ही आती है, जैसे धनंजय जी कह रहे थे, और आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब जो लोग किसी और तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक खाली बैठे क्या करें? अरे आप जाइए नेट पे, बहुत सारी स्क्रिप्ट हॉलीवुड की और कुछ स्क्रिप्ट सब बॉलीवुड की अवेलेबल हैं, उनको डाउनलोड करिए। एक फिल्म की पहले स्क्रिप्ट पढ़िए, स्क्रिप्ट बिना फिल्म देखे आप पहले स्क्रिप्ट पढ़िए, देखिए कि लिखा कैसे गया था कि ये सब होगा, और फिर वो फिल्म देखिए। तो क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा, आप जब वो फिल्म देखेंगे, वो जो अक्षर आपने पढ़े हैं वो आपके सामने कैसे चित्रित हुए, यानी एक राइटर और एक डायरेक्टर के बीच में क्या लिंक था, ये आपको समझ में आएगा। और ये एक ऐसी चीज है जो बिना, जिनको इंस्टीट्यूट में 12 लोगों को लिया जाता है, तो जो 13वां बच्चा है जिसका 1 या 2 नंबर से रह गया है, कई बार वो अपनी सेल्फ स्टडी से उन 12 बच्चों से भी आगे निकलता है। ये जुनून आपके लिए जरूरी है कि आपको खुद को कैसे शिक्षित करना है। अभी आ जाते हैं, आपका एक और सवाल था कि और मैं रॉबिन दा और धनंजय जी मोस्टली फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने ज्यादातर टीवी लिखा है, ठीक है, और टीवी राइटिंग का एक अलग ही डिसिप्लिन है। फिल्म राइटर जो होता है वो अपनी कहानी को महीनों तक सोचता है और महीनों तक दूसरों को सुनाता है। टीवी राइटर को अपने एपिसोड सुबह सोचना होता है और शाम तक डिलीवर करना होता है, ठीक है। तो ये वाली, और मतलब इसकी कहानी, ब्रॉड स्टोरी वगैरह सोचने के लिए हमें भी टाइम मिलता है, हम भी महीनों महीनों सोचते हैं, लेकिन जो एपिसोडिक स्क्रीन प्ले है वो तो आपको 6 से 8 घंटे में ही रोज डिलीवर करना है, अगर आप डेली सोप लिख रहे हैं, ये आपकी रियलिटी है। तो ये काम आप कैसे करते हैं? ये काम आप करते हैं डिसिप्लिन से। तो अगर मेरा ये पहले भी मानना है, मेरे इंटरव्यूज में भी है, कि अगर राइटर डिसिप्लिन सीख जाए और उसकी जिंदगी से आलस चला जाए, तो हमारे को बहुत अच्छी अच्छी फिल्में और बहुत अच्छे अच्छे सीरियल देखने को मिल जाएंगे। वो डिसिप्लिन क्या है कि आप बैठे हैं तो आप लिखेंगे, और आप रोज लिखेंगे, और आप बार बार लिखेंगे, और आप तब तक लिखेंगे जब तक आप उससे खुश ना हो जाए। एटलीस्ट देखिए, टीवी में तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आप स्क्रिप्ट भेजेंगे, वहां पे सेट जल्दी जल्दी शूट करना था, 15 मिनट निकालने थे, बहुत बदलेगा। तो जो मैं, जिनके अंडर मैंने सीखा था, उन्होंने कहा था कि तुम इतना मानो कि किसी दिन तुम्हारे किसी एपिसोड की कोई स्क्रिप्ट उठा के पढ़े तो ये जरूर बोले स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, शो भले ही जैसा बनाओ। अपने काम के साथ ईमानदारी बहुत जरूरी है वहां पर, और आप अपनी ही दुनिया में नहीं रह सकते। ये एक बहुत ग्लोरीफाइड कवियों की और लेखकों की इमेज है कि हम लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, झोला लेते हैं, घूमते रहते हैं और अपनी ही दुनिया में रहते हैं। ये अपनी दुनिया में रह के काम नहीं होता है। जितना आप लोगों के बीच बैठेंगे, अलग अलग तरीके के लोगों से बात करेंगे, अलग अलग परिवेश के लोगों से बात करेंगे, उनकी बारे में जानेंगे, उतनी ही आपकी कहानियां जो है वो सच्चाई के करीब होंगी। तो ये सारी मेहनत जो है वो जब तक लेखक नहीं करेंगे तब तक वो फीकी कहानियां आएंगी। और मुझे ऐसा लगता है इस समय यंगस्टर्स में क्योंकि हर चीज बहुत ही क्विक चाहिए, मतलब हम लोग थोड़ा फास्ट फूड जनरेशन से आए हैं, हमारे अंदर रॉबिन दा जितनी पेशेंस नहीं है, जिन्होंने इतना स्ट्रगल करके निकला। हम बहुत प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से अगर नहीं आ रहे हैं तो हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है और थोड़ा पेशेंस है। पेशेंस बहुत जरूरी है, जल्दी में ये काम नहीं होगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अहम बात है कि पेशेंस बहुत जरूरी है। अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। आपने मतलब हमने अपने दर्शकों को 3 ऐसे लोगों की बातें पहले सुनाई जानबूझ करके मैंने, क्योंकि जो फिल्म लेखन की विधा से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विधा से जुड़े हुए हैं, रॉबिन दा जैसे दिग्गज हैं जिन्होंने की एक बहुत लंबा समय गुजारा है दर्शकों का, और धनंजय हैं, स्वेच्छा है जो कि
अलग अलग तरीके से फिल्म लेखन की, फिल्म निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा अजय जी, आप एक लंबे समय से फिल्म पत्रकारिता भी कर रहे हैं, सिनेमा को बहुत गंभीरता से देखते हैं, लोगों से मिलते जुलते भी हैं। बात सलीम जावेद की थी, जो कि अभी जिसका जिक्र रॉबिन साहब ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में किया था। तो मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि सलीम जावेद ने जो कहानियां लिखी, जिस तरह से भी लिखी, और उनके ऊपर अभी एक सीरीज भी अमेजन प्राइम पर चल रही है, जिसमें उनकी जिंदगी के, उनके स्ट्रगल के बारे में बहुत कुछ है। हालांकि उसमें उनकी क्राफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। अगर हम समझना चाहें कि सलीम जावेद ने कैसे स्क्रिप्टिंग लिखी, कैसे ही वो चीजें आई, वो उसके बारे में दर्शक को उसका कोई अंदाजा नहीं मिलता। बहरहाल मेरा सवाल ये है कि एक सलीम जावेद बन गए, एक सलीम जावेद जो बन गए, जो कि स्टार से भी ज्यादा बड़े हो गए, यानी एक दौर में अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा कीमत मांगने का वो कि ठसक भी रखते थे, हिम्मत भी रखते थे, और उनको पैसा दिया भी जाता था क्योंकि उनके नाम पर फिल्में बिक रही थी। दर्शक भी सलीम जावेद का नाम देख करके जाते थे कि हाँ भाई, इसमें कुछ दीवार जैसा होगा, इसमें कुछ शोले जैसा होगा, या डॉन जैसा होगा। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा नहीं हुआ कि भाई सलीम जावेद जैसी कोई दूसरी जोड़ी नहीं बन पाई? या इस सवाल को थोड़ा और पलट के कहूं तो क्या आज के जमाने में, जैसा अभी शिक्षा कह रही थी कि हम लोग थोड़ा फास्ट फूड वाली जनरेशन से आए हैं, सब्र नहीं है, आज के जमाने में क्या उस तरह की कोई जोड़ी बनना मुमकिन है? अजय जी। जी, आप सभी को नमस्कार। जोड़ी बनने वाली शर्त हम हटा दें, क्योंकि जोड़ी बनना तो कई सारे संयोगों का परिणाम होता है। कहीं से भी दो लोग मिल सकते हैं और फिर ये जोड़ी बन के। सवाल है कि लेखक क्या सलीम जावेद की तरह कोई मशहूर हो सका? दरअसल हमारे देखने, आंकने और चीजों को परखने का सारा मामला जो है ना, वो ब्लॉकबस्टर पे है। अगर उस सीरीज में भी यही बात कही गई थी कि 24 फिल्में लिखी उन्होंने, उसमें से 22 ब्लॉकबस्टर हुई। 22 ब्लॉकबस्टर हो गई तो उनकी चर्चा हो गई, सलीम जावेद सलीम जावेद सलीम जावेद हो गया। मेरा अपना मानना है कि सलीम जावेद बतौर राइटर इतने अच्छे राइटर नहीं हैं। उनकी फिल्में अगर हम बात करें तो शोले बहुत ही खराब फिल्म है, कामयाब भले ही हो वो। ऐसे ही उनकी बाकी फिल्मों के बारे में भी कहा जा सकता है। कुछ एक फिल्में हैं जो थोड़ी से अपने समय से आगे निकलती हैं उनकी फिल्में, तो मैं उनको बड़ा राइटर नहीं मानता। बड़े राइटर वो इस वजह से हैं कि उनके बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, इस वजह से उन पर सीरीज भी बन गई। सीरीज पंडित मुखराम शर्मा पर क्यों नहीं बनी, सीरीज रॉबिन भट्ट पर क्यों नहीं बनी, सीरीज और किसी पर क्यों नहीं बन पाई है? इतने सारे लेखक रहे हैं, अख्तर मिर्जा रहे हैं, भाई पूरे जो मुगले आजम के राइटर्स हैं उन पर एक पूरी सीरीज बनाई जा सकती है। कैसे 4 राइटर आगे जुड़ते हैं और मुगले आजम जैसी फिल्म बनाते हैं। तो अगर सलमान खान है और फरहान अख्तर है और जोया अख्तर है तो एक सीरीज बन जाएगी। लेकिन सीरीज में मिला क्या? आपने भी कहा कि सीरीज क्राफ्ट के बारे में कोई बात नहीं करती है। उस सीरीज को मैं क्यों देखूं जब दोनों अलग हो गए, उसके बाद से उनकी जिंदगी की चर्चा हो रही है कि किसने दूसरी शादी की, फिर कौन आया अरे मुझे उससे क्या लेना देना है? उनकी जाति जिंदगी में क्या चल रहा है? उनके बच्चे टॉफी पसंद करते हैं कि उनके बच्चे केक पसंद करते हैं, इससे मुझे क्या मतलब है? मेरा मतलब तो उनकी कहानी से, उनकी फिल्मों से है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती है। वो शबाना से शादी कर ली है, वो हेलन को घर में ले आए, अरे मुझसे उससे क्या मतलब है? तो उस सीरीज की तो चर्चा ही छोड़ दीजिए, बहुत खराब सीरीज है, कमजोर सीरीज है वो। रही बात लेखकों की, तो बतौर राइटर, बतौर फिल्म क्रिटिक, बतौर फिल्म जर्नलिस्ट, मेरी अपनी समझ में जो पिछले दिनों में आया है वो ये कि आजकल किसी भी फिल्म के प्रमोशन में राइटर को शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए नहीं शामिल किया जाता है कि अभी के तमाम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये नहीं चाहते हैं कि उनकी कहानी किसी तरीके से रिवील हो, फिल्म आने के पहले उस कहानी के बारे में पता चले। पहले ऐसा नहीं था। यश चोपड़ा से बहुत पहले हमने पूछा था तो उन्होंने यही बात कही थी कि पहले एक कहानी होती थी तो कहानीकार बता पाता था कि इसमें कहानी है, इसमें ये कहानी है। अब के डायरेक्टर सिर्फ ट्रीटमेंट पर खेलते हैं। अब के डायरेक्टर स्टार को लेके चलते हैं, उनके पास कहानियां नहीं होती तो क्या बताएंगे कहानी के बारे में? और कहानीकारों को, लेखकों को इसीलिए पीआर पब्लिसिटी में शामिल नहीं किया जाता है कि वे कहानी क्या बात करेंगे आप, क्या अच्छा आपकी कहानी कैसी है तो क्या बोले कहोगे एक लेखक, जबकि उसको हिदायत दी गई होगी कि आपको कहानी के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। ये सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं बतौर पत्रकार, जब हम फिल्म की समीक्षा कर रहे होते हैं तो हमारे सामने लेखक नहीं होता है। ये हम जैसे या कुछ और
ऐसे क्रिटिक हैं जो राइटर को खोजते हैं, राइटर के बारे में पता करते हैं, और उसके बाद अभी स्त्री 2 हिट हुई है, नीरेन भट्ट को सब कोई जान रहा है आज, ऐसा नहीं है कि गुमनाम है वो नीरेन भट्ट। तो लेखक हैं, चर्चित है। अभी अनुभव सिन्हा की फिल्म आ रही है, अनुभव सिन्हा लगातार अपने लेखक की बात कर रहे हैं, प्रशांत की बात कर रहे हैं। तो ऐसा चीजें बहुत बदल गई हैं, उनको हक भी मिल रहा है, उनको पैसे भी मिल रहे हैं, पैसे पहले से ज्यादा मिल रहे हैं, उनकी लड़ाइयां भी चल रही हैं। हाँ, पहला मौका मिलना और अपनी पहचान बनाना, ये एक संघर्ष है। वो संघर्ष हर सिनेमा के हर फील्ड में है, जितना लेखकों के लिए है उतना ही दूसरों के लिए भी है। इसलिए मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि लेखकों की कोई पूछ नहीं होती है। लेखकों को कम पैसे मिलते हैं, तो पैसे तो भाई डांस डायरेक्टर को भी कम मिलते हैं। और ये कहना कि लेखक ही मूल है, लेखक ही जड़ है फिल्मों का, वो जरूर बीज डालता है, लेकिन उसके बाद से उसकी साथ संभाल जो माली करता है, जिस तरीके से उसको पाला और बड़ा किया जाता है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। और फिल्म निर्माण हमेशा से सामूहिक क्रिया रही है, बीज जरूर लेखक का होता है, और लेखक को उसके हिसाब से आज के जमाने में जरूर मिल रहा है। हम कमलेश पांडे को तो जानते ही है ना, कमलेश पांडे इतने बड़े लेखक हैं, रॉबिन साहब को जानते हैं हम। उसके बाद के रितेश शाह पिछले दिनों में आए हैं, काफी चर्चित रहे हैं, रितेश शाह को हम जानते हैं। तो जो लेखक काम कर रहे हैं, जिनकी फिल्में चल रही हैं, हमारा सारा आंकड़ा उसी ब्लॉकबस्टर पे चला जाता है। अगर उनकी फिल्म हिट हो गई है तो राइटर हिट है, अगर फिल्म हिट नहीं हुई है, कहानी बहुत अच्छी कही है, बावजूद इसके फिल्म हिट नहीं है, तो हम उस राइटर को नहीं जानते हैं। तो ये, और थोड़ा सा दोस्त राइटर्स का भी है, मैं तो कहूंगा कि राइटर्स का भी है। मैं इतने राइटर्स से मिलने जुलने की कोशिश करता हूँ, राइटर्स एसोसिएशन में भी मैंने कई बार ये बात रखी कि आप हमें मौका दीजिए, हम आपके राइटर्स का इंटरव्यू करना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, उनको आर्काइविंग करना चाहते हैं। फिल्म राइटर्स एसोसिएशन का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ, जबकि हजारों मेंबर है वहां पर, और कम से कम सैकड़ों ऐसे राइटर हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा योगदान किया है, लेकिन उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन फिल्म स्क्रीन राइटर्स नहीं कर रहा है। सिर्फ उनके हक की लड़ाई चलती है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी तो कीजिए कि आपके जो राइटर्स रहे हैं, जो अब सक्रिय नहीं है, जो अब समय के साथ पुराने पड़ गए हैं लेकिन जीवित है, उनके पास अनुभव है, उनका डॉक्यूमेंटेशन भी तो हो जाना चाहिए। अगर उनका डॉक्यूमेंटेशन, आज भी मेरा जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर मैंने पंडित मुखराम शर्मा की बात की है। आज वो मेरा वीडियो सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि पंडित मुखराम शर्मा के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। पंडित मुखराम शर्मा के बारे में एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं मैं, कि स्क्रिप्ट लिखे थी उन्होंने और बिमल राय से मिले, बिमल राय को उन्होंने कहानी सुनाई, बिमल राय ने कहा कि भाई कहानी के अंत में थोड़ा चेंज कर दो, वेश्या को घर में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, फिल्म साधना की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा, बिमल राय से कहा कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोक दी उन्होंने। तब का समय था, उन्होंने सोचा कि शायद पेशाब करने के लिए उतरे होंगे। उन्होंने थोड़ी देर के बाद वो मिरर में देखा कि मुखराम शर्मा चले जा रहे हैं पीछे की तरफ। खैर बिमल राय आगे बढ़ गए, मुखराम शर्मा वहां से सीधे बी.आर. चोपड़ा के पास पहुंचे, और सबसे पहली शर्त यही रखी कि मेरी कहानी में कोई बदलाव नहीं होगा, तभी मैं ये कहानी तुम्हें सुनाऊंगा। बी.आर. चोपड़ा राजी हुए, साधना बनी, साधना ने क्या कमाल किया ये सभी जानते हैं। तो राइटर उस जमाने में भी हुए हैं, और ये कुवत तो सलीम जावेद में भी नहीं रही कि अपनी कहानी लेके चले जाएं और छोड़ दें। तो हमने अपने जो हीरे हैं उनकी चर्चा ही नहीं की। अख्तर मिर्जा की कोई चर्चा हुई, कमाल अमरोही की कोई चर्चा हुई? हम नहीं करते हैं, और ये कौन करेगा? स्क्रीन राइटर्स आज के लेखकों की लड़ाई बहुत अच्छी लड़ रहा है, लेकिन पुराने लेखकों को संभाल के रखने की भी जिम्मेदारी उनकी है। ये मैं थोड़ा सा उनकी तरफ ये बात कर रहा। तो मेरा ये नहीं मानना है कि लेखक की कीमत नहीं है, लेखकों पर दबाव जरूर बढ़ गए हैं, लेखकों में दबाव बढ़े हैं, कि वो दबाव मेकर्स भी बढ़े हैं, वो दबाव एक्टर्स भी बढ़े हैं। वर्तमान सत्ता जिस ढंग से बिहेव कर रही है, उसमें लेखकों को बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। वे बहुत सारी चीजें ऐसे नहीं लिख पाते हैं, या लिखते हैं तो उसको काट दिया जाता है, उनके वकील सलाह देता है कि ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। इस तरीके के भी दबाव बढ़ गए हैं, पैसों का दबाव, आर्थिक दबाव, ये बिल्कुल परस्पर समझ की बात होती है। हम अगर लेखक और निर्देशक भरोसा करता है अपने अभिजात जोशी जैसे लेखक भी है ना, जो बराबर पैसा लेते हैं, और हम जानते हैं अभिजात जोशी के बारे में, उन्होंने राजकुमार हिरानी के साथ लगातार फिल्में दी हैं। तो निर्देशक लेखक की आपसी समझदारी, पैसों को लेकर के उनकी समझदारी,
निर्माता निर्देशक हक मारते हैं, इसमें कोई से निर्माता निर्देशक सबका हक मारते हैं, सिर्फ लेखक का नहीं मारते हैं। अब तो कुछ एक निर्देशक ऐसे भी हैं जो लेखकों की क्रेडिट भी ले लेते हैं, दो एपिसोड 2 सीन समझा देंगे कि इस सीन को ऐसे नहीं ऐसे कर दो, उस वक्त कहेंगे मैंने समझाया था ना, मैंने ही बताया था ना, तो मेरा भी हक बनता है राइटर के तौर पर। और सारा खेल इसलिए है कि आईपीआर का मामला है, लेखकों को जो हक मिलने वाला है वहां उनको भी हक मिलेगा। मैंने तो कुछ ऐसे निर्देशकों को जानता हूं जिन्होंने गीत में एक लाइन बदल के गीतकार में अपनी क्रेडिट ले ली, और आज उसका पैसा उनके पास भी जा रहा है उस गीत का। तो ये सारी चीजें चलते हैं। इंडस्ट्री के अपनी विसंगतियां जो हैं, लेखक भी उसी विसंगति की पैदाइश है। और इस हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो हम पाते हैं कि आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जो लेखकों की स्थिति थी उससे ज्यादा बेहतर स्थिति हुई है। रही बात क्राफ्ट सीखने की या इंस्टीट्यूट नहीं होने की, मैं तो फिर से वही सवाल करूंगा कि 20 साल पहले कितने इंस्टीट्यूट थे, और पंडित मुखराम शर्मा किस इंस्टीट्यूट में गए थे, अख्तर मिर्जा किस इंस्टीट्यूट में गए थे, कमाल अमरोही किस इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए थे। इंस्टीट्यूट से पढ़ के आने से जरूर आप में धार आ जाती है, तीक्ष्णता आ जाती है, आप कुछ चीजें जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड काम करने से जितना आप सीखते हैं, जितना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से आप सीखते हैं, उससे ज्यादा किताबी से, ये बात तो सबको स्वीकार करें कि किताब से आप नहीं सीख सकते, सीखते आप अपने काम से ही हैं, और ये काम आगे बढ़ता रहता है। तो मैं लेखकों को लेके बहुत मुतमईन हूँ कि लेखकों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, और आने वाले समय वो ज्यादा मजबूत होगी। जैसे ही ये आईपीआर लागू हो गया, आप देखिए किस तरीके से लेखकों का महत्व बढ़ जाएगा और वे ज्यादा अमीर भी हो जाएंगे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपने, हाँ, बहुत विस्तार से आपने अपनी बात रखी, जिसमें बहुत सारी चीजें आपने शामिल करी, और आप कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं कि लेखक को लेकर के किसी किस्म का जो मतलब जो चिंताएं यहाँ पर जाहिर की जा रही हैं, उन चिंताओं का बहुत ज्यादा आधार नहीं है। लेखकों की स्थिति पहले से बेहतर हुई। लेकिन मैं एक कंट्रेरी ओपिनियन के लिए, मैं एक ओपिनियन के लिए संजीत नार्वेकर साहब के पास चलता हूँ। संजीत जी, आप भी बरसों से फिल्म इंडस्ट्री को देख रहे हैं, और आपने हिंदी, मराठी तमाम सिनेमा को देखा है। आप बहुत गंभीरता से, गहराई से अध्ययन करते हैं। आपकी क्या राय है जो यहाँ जो लेखन की बात हो रही, क्योंकि बात अजय जी ने सलीम जावेद की, और मैं डॉक्यूमेंट्री की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री का भी काफी विश्लेषण कर दिया। बहरहाल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो चीज कही जाती है कि नहीं, नए जमाने में जो लेखक हैं वो उनको पैसा भी मिल रहा है और अहमियत भी मिल रही है, तो फिर ये जो सारी बात आती है कि लेखक आंदोलन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? फिर उनके आंदोलन का क्या अर्थ हम माने? संजीत जी, संजीत नार्वेकर जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी। जी। मैं सबसे सहमत हूँ। सबसे पहले मैं रॉबिन जी की बात उठाना चाहता हूँ कि राइटर को अपना हक मांगना चाहिए। सही बात है, सलीम जावेद ने एक बार अपना हक मांगा और उनको मिलते गया, लेकिन क्यों मिलते गया? क्योंकि उनके पास पावर था। पावर कहाँ से आता है? पावर हिट फिल्मों से आता है। उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट होती गई, इसलिए लोग उनको सुनते गए, और उनके जो भी नाटक बोलो या जो भी बोलो एक्सेप्ट करते गए कि हाँ नहीं, मेरा नाम आना चाहिए, मेरा ये करना चाहिए। अगर उनके शुरुआत के दौर में 2-3 फिल्में हिट नहीं हुई होती तो उनको किस हद तक सुना जाता, ये मैं कह नहीं सकता। अच्छा, क्योंकि क्या है कि ज्यादा करके जो राइटर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, वो सब नरम गरम पे चलता है। मतलब थोड़े हिट हो गए, थोड़े फ्लॉप हो गए, तो इस तरह से जिंदगी चलती है। लेकिन सलीम जावेद वाज वेरी लकी कि उनके सारी फिल्में हिट हो गई। मैंने यही जो अजय जी कह रहे थे, वही सवाल मैंने सलीम जी से एक बार पूछा था कि भैया, आप अगर देखा जाए तो आपने यहाँ वहां से उठा के ही फिल्में बनाई है। आपने अगर क्रांति बनाई है तो उसकी इट इज अ डायरेक्ट इंस्पिरेशन फ्रॉम दारा सिंह लुटेरा। वहां पृथ्वीराज का रोल दिलीप कुमार कर रहा है, दारा सिंह का रोल मनोज कुमार कर रहा है। तो मैंने बोला उसमें कोई नई बात नहीं है, आपने खाली उसका ड्रेसिंग बदल के उसको ए क्लास फिल्म में बना दी क्योंकि स्टार्स उसमें आ गए। तो उसने एक जवाब दिया कि भैया सही बात है, हमने यहाँ वहां से उठा के स्क्रिप्ट बनाई, लेकिन कहाँ से उठा के कैसे प्रेजेंट करना है, ये महत्व की बात है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री की तरफ से अगर कोई सक्सेसफुल राइटर्स हुए हैं पास्ट में, जैसे कि मैं बिल्कुल 50s की बात कर रहा हूँ, अब्बास साहब थे,
के अब्बास थे, वो काफी सक्सेसफुल थे, लेकिन वो सक्सेसफुल इसलिए थे क्योंकि राज कपूर उनकी बात सुनता था, उनके स्क्रिप्ट उठाता था, और राज कपूर को ऐसे लगा कि कुछ मिल रहा है मुझे इससे। और उसी तरह से गुरुदत्त गुरुदत्त मैंने मेरा एक 10-15 साल पहले अबरार अलवी के साथ चर्चा हुई थी, और अबरार अलवी तब किताब लिख रहे थे माय डेज विद गुरुदत्त। तो वो चाह रहे थे कि कोई आके उनको अंग्रेजी में थोड़ा सा हेल्प कर दे, तो उन्होंने कहा कि आप जुड़ जाओगे क्या प्रोजेक्ट से, आई जस्ट वांट समबडी जो अंग्रेजी अच्छी तरह से जानता हो। तो बातों बातों में मैंने उनको पूछा कि मैंने बोला आपने साहिब बीवी और गुलाम फिल्म लिखी और डायरेक्ट की, लेकिन आपके नाम पे डायरेक्शन नहीं जाता, राइटिंग तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा सही बात है, तुम जो कह रहे हो सही है, लेकिन फिल्म जो थी वो मैंने डायरेक्ट की थी, खाली गाने गुरुदत्त जी ने डायरेक्ट किए थे, बट पीपल डोंट टेक मी एज अ डायरेक्टर बिकॉज आई वॉज बेटर नोन एज अ राइटर। लेकिन एक बात सोचो, मेरे आने के पहले, मेरे गुरुदत्त को ज्वाइन होने के पहले गुरुदत्त क्या थे? गुरुदत्त क्या थे? बाजी, बाज, जाल, आर पार ऐसी फिल्में बना रहे थे। मेरे आने के बाद उन्होंने लैंडमार्क फिल्में बनाई जिससे आज भी वो इंटरनेशनली फेमस है, कागज के फूल और प्यासा। तो उससे पहली बार एक बात बताई मुझे जो मेरे जहन में बैठ गई, और वो है कि राइटर है वो थॉट देता है। तो आप अगर अब्बास साहब और साठे के पास जाते हैं तो देखते हैं कि जो आवारा, श्री 420, बुक पॉलिश, ये कहां से लेफ्टिस्ट थॉट आया? क्योंकि राज कपूर तो हेडोनिस्ट थे, लार्जर देन लाइफ फिगर थे, लड़कियां, दारू, ये वो, और आर्ची कॉमिक्स के सिवा कुछ नहीं पढ़ते थे। लेकिन जो लेफ्टिस्ट थॉट, जो आपको वामपंथी थॉट जो है, जो इतना पॉपुलर हो गया रशिया में और कम्युनिस्ट ब्लॉक कंट्रीज में, आवारा, श्री 420, जागते रहो, या जिस देश में गंगा बहती है तक 1960 तक, ये जो थॉट आया वो कहां से आया? वो अब्बास साहब के यहाँ से आया। अब्बास साहब ने वो थॉट दिया था, साठे साहब ने थॉट दिया था, बिकॉज बोथ वर लेफ्ट लीनिंग राइटर्स। और उस टाइम पे तो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन था, अब्बास साहब खुद इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। तो एक बार मैंने अब्बास साहब को पूछा कि भैया आपने ये किया, बोला संजीत एक चीज याद रखो तो, कि हालांकि थॉट मैंने दिया राज कपूर को, लेकिन प्रेजेंटेशन उनका था। उनका जो प्रेजेंटेशन था वो मैं खुद नहीं कर सका, क्योंकि फिल्में मैंने भी डायरेक्ट की हैं और काफी सक्सेसफुल फिल्में की हैं, राही की है, अनोनी की है, बहुत सारी फिल्म की है। लेकिन जो सक्सेस राज साहब को मिला वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि सिनेमा में इवेंचुअली जो थॉट है उसको प्रेजेंट कैसे करना ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप विजय तेंदुलकर की बात कीजिए, अर्ली सिनेमा जो श्याम बेनेगल का है या गोविंद निहलानी का है, वो विजय तेंदुलकर के थॉट से आया, क्योंकि उन्होंने जो वायलेंस पे काम किया था, जो मेंटल वायलेंस है, नॉट फिजिकल वायलेंस, वो तो निशांत में नजर आया, आक्रोश में नजर आया, एक मेंटल लेवल पे हीरो इससे जाता है। तो डेफिनेटली राइटर की एक पोजीशन है, ये नहीं कह रहा हूं कि राइटर की कोई पोजीशन नहीं है और डायरेक्टर ही सब कुछ है या डायरेक्टर, ये तो टीम वर्क है। लेकिन जो रॉबिन जी की बात थी कि वो डिमांड करे, लेकिन डिमांड करने के लिए उसके पास पावर होना जरूरी है। वो पावर आता कहां से? हिट फिल्मों से आता है। अवेयरनेस ना इंडस्ट्री में है ना बाहर है। मैं आपको एक पर्सनल किस्सा सुनाता हूँ कि मैंने जो 5-6 मराठी फिल्म स्क्रिप्ट की, 1990s की बात कर रहा हूँ, मैंने 5-6 मराठी फिल्म स्क्रिप्ट की, तो मेरे वाइफ की बूढ़ी मौसी ने पूछा उसको कि अरे तेरा हस्बैंड करता क्या है? वो कहानी लिखता है। तो उसने बोला नहीं नहीं, कहानी किसी और की है, उन्होंने पटकथा लिखी है। तो बोलते वो जो आर्टिस्ट डायलॉग बोलता है वो लिखा है। तो उसने बोला नहीं, एंड तक उसको पता नहीं चला कि पटकथाकार करता क्या है। अगर अच्छा डायरेक्टर हो तो वो पटकथाकार को इंपॉर्टेंस मिलता है, लेकिन जनता नहीं जानती पटकथा, क्योंकि कहानी तो वहां से आई, डायलॉग तो हम लोगों ने सुन लिए, ये पटकथा बीच में ये कौन सा जानवर है, इसको क्या होता है? सो ओनली अ गुड डायरेक्टर नोज व्हाट अ गुड स्क्रिप्ट इज। और अगर उसको वो मिल रहा है तो वो उसको इम्पोर्टेंस देगा और वो राइटर को इम्पोर्टेंस मिलेगा। जैसे पंडित मुखराम शर्मा, ये वो लोग जो हैं, ये इम्पोर्टेंट इसलिए थे क्योंकि उस जमाने में जो फिल्म मेकर्स थे उनको जान थी, अच्छी फिल्म बनाने की चाह थी। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि दे वांटेड टू मेक गुड सिनेमा। एक
छोटा किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा और खत्म करूंगा। 1980s में काफी सक्सेसफुल फिल्म मेकर थे, बड़े नहीं थे बट काफी सक्सेसफुल फिल्म मेकर थे, बड़ी बड़ी फिल्में की थी, एक के बाद हिट की थी, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी कई फिल्में हिट हो गई थी। तो उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था स्क्रीन की तरफ से, तो मैंने उनको पूछा कि भैया आपका प्रोसेस है, मुझे हमेशा ये इंटरेस्ट था कि ये प्रोसेस क्या होता है, स्क्रीन राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने कहा कि आप फिल्में जो करते हैं तो कैसे करते हैं? पता नहीं, मैं सोचता हूँ कुछ अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग सीन्स जो आ जाते हैं तो वो मैं लिख लेता हूँ और फिर हम लोग शूटिंग शुरू कर जाते हैं, क्योंकि जब तक शूटिंग शुरू नहीं करूंगा तब तक पैसा आने वाला नहीं है। तो स्क्रिप्टिंग विप्टिंग के लिए कोई पैसा नहीं देता है इंडिया में। इंडिया में पैसा तब मिलता है जब आपने शूटिंग शुरू की और आपके आर्टिस्ट फ्लोर पे नजर आ रहे हैं। तो बोलते मैं शूटिंग शुरू कर देता हूँ, तो सब इंटरेस्टिंग सीन्स जैसे शूट होते हैं, फिर एक दिन बैठ के मैं सोचता हूँ ये सीन को कैसे लिंक करना है, तब जाके मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ कि भैया इसको इससे कैसे जोड़े, इसको इससे, तो इन बिटवीन वाले सीन हम लोग लिख के वो कहानी कंप्लीट कर लें। अब ऐसा प्रोसेस अगर होगा तो कहानी कहाँ से आएगी? कहानी तो आ नहीं सकती। और हिंदी लिटरेचर में, उर्दू लिटरेचर में, मराठी लिटरेचर में, अपना इंडियन लिटरेचर इतना रिच है, लेकिन कोई जाता नहीं है। देव साहब एक बार गाइड उठाई उन्होंने, गाइड पे फिल्म बनाई और काफी सक्सेसफुल फिल्म बनाई, और उसके बाद उन्होंने 3-4 नॉवेल्स के, मनोहर मारगांवकर की द प्रिंसेस थी, और 3-4 नॉवेल्स के उन्होंने राइट्स लिए, लेकिन फिल्म कभी बनाई नहीं। और मैंने देव साहब से पूछा कि आप एक गाइड बनाने के बाद आगे चल के कभी एग्जिस्टिंग लिटरेचर पर आपने फिल्म नहीं बनाई? बोलते हैं नहीं यार, वो क्या होता है, फिर झगड़े हो जाते हैं गाइड में, तो फिर आर के नारायण के साथ झगड़े हो गए। अभी देखो, अगर उनका जो फॉलो करे तो इंग्लिश गाइड बनी थी वैसे बनेगी, वेयर वी फॉलोड एग्जैक्टली व्हाट आर के नारायण हैड रिटन। और अगर हिंदी में फॉलो करें तो विजया ने जो बनाई वो गाइड का इंस्पिरेशन लेके एक फिल्म। बोलते किस हद तक राइटर को 100% सिनेमा में फॉलो करना है, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो जी जी ये सारे हैं, और इसकी तो डेफिनेटली बात नहीं है, यहाँ नहीं है, और ना बाहर है ना इंडस्ट्री में, ये प्रॉब्लम है। जी। आपने बहुत अलग तरीके से इस लेखक के मसले को उजागर किया अपने तरीके से, और उसमें आपने जो मराठी का जिक्र किया, देवानंद का जिक्र आया, गुरदत्त का जिक्र आया, उससे भी ये समझने में कम से कम दर्शकों को मदद मिलेगी कि जो एक लेखन की प्रक्रिया है उसको निर्देशक किस तरह से लेते हैं, और क्या उनके मतलब कई बार हमको ऐसा लगता है कि कोई कहानीकार क्यों कैसे लिख रहा है, लेकिन असल में कुछ किस्सा और ही होता है। जैसा आपने बताया कि उन्होंने कहा कि पहले हम लिख लेते हैं फिर उसके बाद शूट करते हैं ताकि पैसा वैसा आ जाए। फारक साहब, आपके पास आता हूँ, कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में हम आप पहुंचे हैं, और आप दरअसल आज की हमारी चर्चा में देखा जाए तो इंडस्ट्री से बाहर के इकलौते प्रतिनिधि हैं जो कि दरअसल एक जनता की तरह से या जनता की तरफ से विश्लेषक के तौर पर यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आपकी नजर से जानना चाहूंगा, ये जो मसला है लेखक का, फिल्म लेखक का, आप जब कोई फिल्म देखते हैं, जाहिर बात है आप तो चूंकि पढ़ते लिखते रहते हैं, लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या लेखक की वजह से कोई फिल्म जो है वो चर्चा में आती है, और लेखक को, जो जैसा कि अजय जी ने कहा कि नहीं लेखकों को अब बहुत कुछ मिलने लगा है, तो आपको लगता है कि नहीं लेखक को जितना मिलना चाहिए, जो डिजर्व करते हैं वो उनको मिल रहा है? क्योंकि अभी मुझे ये जो अभी सलीम जावेद की डॉक्यूमेंट्री का जिक्र कर रहे थे अजय जी, उसमें दिवाकर बनर्जी जो कि फिल्म डायरेक्टर, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, वो फिल्म के वो उसके अंत में आता है डॉक्यूमेंट्री के आखिरी हिस्से में, जिसमें वो कहते हैं कि आपको अगर राइटर को पावर देनी है तो आपको स्टार की पावर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि पावर का तो कुल मिलाकर के एक ही सेट है, तो आपको स्टार की पावर को कम करना पड़ेगा। ये जो चीज है इसको आप किस तरह से देखेंगे फारक साहब? सभी को नमस्कार। बातें तो बहुत हो चुकी है और पता नहीं दर्शक की हैसियत क्या है इस दुनिया में। बहरहाल सलीम जावेद से ही बात शुरू करता हूँ। सलीम जावेद को पटकथा लेखक और संवाद लेखक कहा जाता है। मुझे लगता है कि उन्हें संवाद लेखक ही कहना चाहिए, क्योंकि उनके 3 खंडों में, ये जो 3 एपिसोड में सीरियल बना है उन पर, ये एंग्री यंग मैन, तो आप देखेंगे कि जो भी दृश्य उसमें प्रस्तुत किए गए वो अधिकांश, एक को छोड़कर ज्यादातर संवाद केंद्रित है।
यानी कि उसमें सारा खेल जो है संवादों का है, दृश्यों का नहीं है, जबकि ये दृश्य माध्यम है। वास्तव में हिंदी फिल्मों की एक लंबी कमजोर परंपरा रही है कि वो दृश्यों की बजाय संवादों पर बहुत जोर देती है, और सलीम जावेद जो है संवादों के मास्टर है, वो दृश्यों के मास्टर नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि शोले फिल्म का जो दृश्य इसमें भी दिखाया गया था, जिसमें कि ठाकुर के परिवार को वो गोली से उड़ा देता है एक एक करके, वो पूरा दृश्य जो है वो दृश्य है, संवाद नहीं है उसमें। लेकिन वो दृश्य किस रूप में लिखा यह मैं जानना चाहता हूँ सलीम जावेद ने। क्या सलीम जावेद ने वो लिखा? क्या ये डायरेक्टर का बनाया हुआ है? मुझे हमेशा संदेह रहता है सलीम जावेद की फिल्मों के बारे में कि उनको स्क्रिप्ट राइटिंग में दृश्य लेखन की कोई खास समझ नहीं। कहानी होती है, और कहानी के बारे में भी ऐसा नहीं है जैसा कि यहाँ कहा गया कि वो कोई मौलिक कहानी नहीं लाते। इन्होंने सलीम खान ने तो कहा भी कि वो विदेशी पटकथाएं पढ़ते रहते हैं और आइडिया वहां से आते हैं। और चूंकि लेखन में जावेद अख्तर काफी अच्छा लिखते हैं, उन्हें इस तरह के नाटकीय संवाद लिखने का बहुत कहना चाहिए कि उसमें काफी पारंगत है, इसलिए वो बहुत प्रभावशाली भी हो जाते हैं। और ये सही है कि एक नब्ज उन्होंने पहचान ली। वो नब्ज ये है कि उस समय का जो यूथ है, उस समय का युवा जो है, वो उसका मिजाज किस तरह का था, और उस मिजाज को पेश करने वाली फिल्में उन्होंने बनाई। और अमिताभ बच्चन उनको मिल गए, लेकिन आइडिया क्या था उसके पीछे? उन्होंने कहा कि आइडिया तो हमारे पास था ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो थोड़ा भी सोचते, कम से कम मैं जावेद अख्तर से ये उम्मीद करता था कि वो अगर थोड़ा भी सोचते तो उन्हें मालूम पड़ता कि वो जो फिल्में बना रहे हैं वो फासिस्ट विचारों की फिल्में बना रहे हैं। एक जो पुलिस का बड़ा अफसर है, उसके परिवार के लोगों को मार दिया गया है, तो वो 2 गुंडों को लेकर आता है और उनसे हत्या करवाता है। ये फासिस्ट विचार है, और इस फासिस्ट विचार को लोकप्रिय बनाने में सलीम जावेद का बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरा सवाल तो यही है कि आप पटकथा लेखक हैं, तो निश्चित रूप से ये विचार सबसे पहले आना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं और वो दर्शकों पर क्या प्रभाव छोड़ेगा। आप कितने लोकप्रिय होते हैं, आपने करोड़ों रुपए बना लिए हैं, वो सब बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि जो फिल्म आपका संदेश देती है वो क्या है। 24 की 24 फिल्में जो है उनकी कमोबेश इसी तरह का संदेश देती है। कुछ स्वीकारोक्तियां तो उन्होंने भी की कि स्त्री के मामले में कोई सारी फिल्मों में क्यों एक मर्दाना पुरुष नजर आता है, क्यों नजर आता है, और वही लोकनायक की तरफ पेश किया जा रहा है। ये सवाल तो आएंगे ना उस समय। फिर उन फिल्मों के बारे में भी तो सोचिए जो उसी दौरान में बनी और लोकप्रिय नहीं हुई। तो ये मेरे ख्याल में पटकथा के संदर्भ में ये एक सवाल है। दूसरा मेरा कहना यह है कि हिंदी में जो पटकथा लेखन है वो उसकी शुरुआत तो संवाद लेखन से हुई, क्योंकि फिल्मकार जो है वो हिंदी में फिल्में बनाने वाले ज्यादातर नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग थे, जिनकी मातृभाषा हिंदी या उर्दू नहीं थी, और उन लोगों ने हिंदी और उर्दू के व्यक्ति की जरूरत थी संवाद लेखन के लिए, गीत लेखन के लिए। पटकथा वे खुद लिखते थे, और पटकथा वे खुद लिखते थे, इसलिए फिल्म पर उनका कमांड था। बहुत कम पंडित मुखराम शर्मा या इस तरह अबरार अलवी जैसे कुछ लोग रहे होंगे, लेकिन लंबे समय तक पटकथा जो है डायरेक्टर लिखते थे। और मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर जब पटकथा लिखता है तो बेहतर होता है। सत्यजीत रे से लेकर मृणाल सेन और बाकी बहुत ऋत्विक घटक ये सब उदाहरण है, क्योंकि फिल्म पटकथा का जो बुनियादी सिद्धांत जो मैं समझा हूँ एक दर्शक के नाते, वो यह है कि आपको कहानी दृश्य में सोचनी होती है, और कहानी दृश्य में सोचना जो है
वो आसान काम नहीं है। वो तब, और दृश्य में जब सोचते हैं तो बहुत बारीकी से सोचना होता है। एक एक आप किसी भी अच्छी फिल्म के उन दृश्यों को याद करेंगे, उनके संवादों को याद नहीं करेंगे। और औसत दर्जे की जो पॉपुलर फिल्म है उसमें आप संवादों को याद करेंगे, दृश्य आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। ये बुनियादी अंतर है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि पटकथा का महत्व फिल्म के संदर्भ में तभी हो सकता है जब जो पटकथा लेखक है वो फिल्म माध्यम को कितना जानता है, वो दृश्यों को किस तरह से सोचता है और दृश्यों को सोचकर वो प्रभावशाली बनाता है। 2 बीघा जमीन में जब बलराज साहनी शंभू महतो के रूप में रिक्शा खींच रहे होते हैं, वो उस दृश्य में कोई संवाद नहीं है, वो दृश्य है, हिला देने वाला दृश्य है। और हिंदी फिल्मों में ऐसे बहुत सारे दृश्य हैं। सत्यजीत राय की फिल्म सदगति के अंदर जो वो लकड़ी चीरते हुए ओमपुरी का जो दृश्य है वो दृश्य है। और पटकथा की ताकत जो है दृश्यों में होती है। आप दृश्य कितना प्रभावशाली लिख पाते हैं, जो अमर हो जाए और जो याद किया जाए, वही बड़ा पटकथा लेखक है। हिंदी में कम है लेकिन ऐसे पटकथा लेखक भी हैं। जी, आपने बहुत अलग ढंग से जो है सलीम जावेद के माध्यम से उनकी क्राफ्ट का जिक्र करते हुए जो एक कहना चाहिए इस पूरी चर्चा को एक नया मोड़ दिया है। खैर, आज की बातचीत लेखक के बारे में थी। हालांकि उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है सलीम जावेद पर आकर भी कहीं ना कहीं केंद्रित हो गया, क्योंकि सलीम जावेद फिल्म इंडस्ट्री के बहुत चर्चित और बहुत सफल लेखक द्वय हैं और उनकी कलम से निकली हुई तमाम फिल्में जो है उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो एक कामयाबी का एक नया इतिहास लिखा है। 70 के दशक का सिनेमा गढ़ा उन्होंने। एंग्री यंग मैन का एक जो पर्सोना था वो गढ़ा। अमिताभ बच्चन की कामयाबी की बुनियाद उन्होंने रखी और आगे आने वाले तमाम सिनेमा को भी उन्होंने कहीं ना कहीं प्रभावित किया। यानी आज भी जो एक नाराज युवा अगर हम देखते हैं तो वह कहीं ना कहीं सलीम जावेद की एंग्री यंग मैन का ही है। अब ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। आपने जो बात कही उसमें जो फासिज्म वाला आपने एंगल जोड़ा है वो लेखक की विचारधारा से जुड़ता है और इस पर हम कभी अलग बातचीत कर सकते हैं। बहरहाल आज की बातचीत जो थी वो ये कि लेखक जो है वो मौजूदा हालात में फिल्म इंडस्ट्री में उसकी क्या स्थिति है और क्या उसकी समस्याएं हैं, क्या दबाव है, उन पर हमने बातचीत की। और क्यों हमने ये जानने की कोशिश की कि क्यों जो है सारी स्थितियों के बावजूद जब फिल्में सफल हो रही हैं और स्टार्स की कीमतें हम देख रहे हैं बहुत बढ़ रही हैं, तो लेखक जो है उसको उसका हक क्यों नहीं मिल रहा है, और अगर कहानी असली स्टार है तो लेखक फिर क्यों लाचार है। ये आज की बातचीत का मुद्दा था। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिलचस्प, बहुत गहरी बातचीत हुई है। रॉबिन भट्ट साहब और धनंजय जी, शिक्षा जी, अजय परमात्मा जी, संजीत नार्वेकर जी और जबरी मलपारक साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत सब्र के साथ इस बातचीत को देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।